दिया है। 3 पैसेज हम लोग करते हैं, तीनों पैसेज के अंदर हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है। जैसे आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज अ न्यूज आइटम, सर्वे रिपोर्ट, एडिटोरियल या मैगजीन आर्टिकल। एक्चुअली एक जो स्टूडेंट है ना उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगता है कि मतलब ये जो कुछ भी आर्टिकल हमारे सामने लिखा है, जो भी पैसेज के अंदर चीजें लिखी गई हैं, हम कैसे इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे कि ये एक एडिटोरियल से लिया गया पैसेज है या सर्वे कोई रिपोर्ट है, कोई न्यूज आइटम है या मैगजीन आर्टिकल है। बट ट्रस्ट मी, आज का जो कुछ भी क्लास होने वाला है जिसके अंदर मैं आपके साथ इन चीजों को लेकर के डिस्कस करूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताऊंगा कि किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मैगजीन, एडिटोरियल, कोई सर्वे रिपोर्ट या न्यूज आइटम से लिया गया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें के क्वेश्चंस आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत कर। एक हमसे यहाँ पे देखिए ये पूछा जा रहा है कि ये जो न्यूज आइटम है या सर्वे रिपोर्ट है या एडिटोरियल है या फिर मैगजीन आर्टिकल है। देखो मित्र, अगर कभी भी हम न्यूज आइटम की बात करते हैं तो ऐसा हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ऐसी क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करना है जिससे हमें पता चले ये न्यूज आइटम है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसी क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करना है जिससे हमें लगे ये सर्वे रिपोर्ट है। सबसे पहले आसान वाले से शुरू कर लेते हैं, सर्वे रिपोर्ट से। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई सर्वे करो, तो जब आप सर्वे करने जाते हैं किसी भी चीज के बारे में तो आप क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे। आप एक अध्ययन करते हैं, कोई सर्वे करते हैं, ठीक है। वहां पे जैसे आप किसी गांव में गए, किसी शहर में गए, तो वहां के लोगों से आप बातचीत करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, उसके बारे में आप समझते हैं, है ना। इट टिपिकली इंक्लूड्स, मतलब लोगों के जो डेटा होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि किसी भी सर्वे के अंदर जो हमारे सामने आंकड़े मिलते हैं, हमारा फोकस उस पर रहता है। हम इसमें क्या करते हैं, जो कुछ भी फाइंडिंग्स हमें मिलता है हम उन चीजों का एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान हमें यह देना है, अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे और स्टडी, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है डेटा, स्टैटिस्टिक्स, मतलब बात वही है, और एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, जो कुछ भी हमें मिलता है सर्वे के दौरान उसका विश्लेषण। इट माइट बी ऑब्जेक्टिव बट इट इज बेस्ड ऑन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के ऊपर निर्भर करता है, जो भी हम कलेक्ट करते हैं। अच्छा, न्यूज आइटम की बात करें, न्यूज में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कल क्या हुआ, 4 लड़कों की अम्मा लड़के के साथ फुर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फैक्चुअल रिपोर्ट है। जैसे हमने कहा कि कल आंधी आई, एक पेड़ फलाने के घर पे गिर गया, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी, सब सुरक्षित हैं। ये एक फैक्चुअल रिपोर्ट है। जो फैक्चुअल रिपोर्ट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में जो इवेंट हुए, जैसे कल का पेपर आएगा वो आज के बारे में छपा होगा, आज जो जो भी इवेंट हुए जो इंपॉर्टेंट है वो कल के पेपर में आएगा। तो रिसेंट इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये फैक्चुअल रिपोर्ट होता है, इसमें कुछ गलत नहीं लिखा जाता है। खैर आजकल के जो न्यूज़पेपर है वो लिख करके देते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत चीजें नहीं लिखी जाती, लिखनी तो फैक्ट ही चाहिए, है ना। इट आंसर्स द बेसिक क्वेश्चंस। न्यूज जब भी पढ़ोगे ना, जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि ये फलाने कौन है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं चीजों का जवाब हमें मिलता है कहाँ, न्यूज़पेपर में। यही बताते हैं ये कौन है, कहाँ है, ये चीजें हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, है ना, किसी चीज के बारे में। तो ये हमारा न्यूज के अंदर विदाउट इंक्लूडिंग पर्सनल, यहाँ पे कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते, कोई एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि न्यूज में हम सीधा न्यूज बताते हैं। जो आज घटनाएं हुई, जो आज इंसिडेंट हुई, हम उसको तुम्हें एज इट इज, जो रिपोर्टर को पता चलेगा वो तुमको बता देगा। वो अपना ओपिनियन नहीं देता, वो अपना कोई विश्लेषण उस बारे में नहीं देता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग न्यूज इन अ न्यूट्रल टोन। मतलब न्यूट्रल टोन का मतलब क्या हुआ, समझो, एज इट इज, जो हमें पता चला हमने आपको वैसे बता दिया, ठीक। अब आते हैं एडिटोरियल पे। देखो बच्चे, एडिटोरियल को थोड़ा समझना। एडिटोरियल क्या होता है ना, तुम लोगों ने एडिटोरियल बहुत पढ़ा होगा। एडिटोरियल में तुमने देखा होगा जो लिखने वाला राइटर या ऑथर होता है वो किसी एक तो पर्टिकुलर इशू, इवेंट या टॉपिक पे बात करता है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, कोई भी एडिटोरियल के अंदर जब पढ़ते होगे, जो ऑथर या राइटर होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बातचीत करता है। जब वो बातचीत करता है ना, वो क्या करता है, वो अपने ओपिनियन को
राइटर जो है, जो ऑथर है, वो एक्सप्रेस करता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर इशू पे कोई, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो वो कोई स्कीम हो सकती है, वो एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वो करप्शन हो सकता है, वो इन्फ्लेशन हो सकता है, या वो G20 जो अभी सम्मेलन हुआ था, जो बैठक हुई थी, उसके बारे में बातचीत हो सकती है ना। मोदी जी की जो यात्रा है विदेश को लेकर के, जहां पे वो गए थे, कोई डील किया था, उसको लेकर के हो सकता है। तो मतलब जब कभी भी कोई ऑथर अपना ओपिनियन देता है किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, वो एडिटोरियल के अंदर आता है। और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, ध्यान से सुनना, करंट इवेंट। हमेशा एडिटोरियल के अंदर कोई पुरानी बातें नहीं होती, जो करंट इवेंट होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स हो, चाहे वो नेशनल अफेयर्स हो, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। और सोशल प्रॉब्लम्स, ऑफरिंग एनालिसिस, व्यू पॉइंट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूवमेंट और एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं उसको समझना। देखो इसके अंदर क्या होता है ना, जो ऑथर होता है, देखो वो अपना एनालिसिस भी देता है, इसके अंदर अपने विचार भी देता है, और साथ ही साथ वो आपको रिकमेंडेशन मतलब सजेशन वगैरह भी देता है कि इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और इसके लिए क्या एक्शन लिए जा सकते हैं इसको बेहतर बनाने के। जैसे तुमको याद दिलाऊं, हम लोगों ने एक विश्वकर्मा स्कीम करके हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें इस तरह की अगर कोई भी स्कीम आती है या सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, तो एडिटोरियल में क्या होता है, जब कोई ऑथर इस विषय के बारे में लिखता होता है तो वो अपने विचार क्या होगा वो बताता है, अपना जो विश्लेषण होता है वो बताता है। साथ ही साथ अगर उसको जो उसमें कमी लगती है उस कमी के बारे में भी बात करता है, मतलब उसके प्रोज के बारे में भी, उसके कॉन्स के बारे में भी, कि हाँ यार ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान हैं। फिर वो बताता है कि ऐसे और कौन कौन सी चीजों को लेकर के इसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो सजेशन भी उसके अंदर देता है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, एडिटोरियल के अंदर मिलती हैं। इट प्रोवाइड्स द राइटर्स पर्सपेक्टिव ऑन अ मैटर। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, इस मैटर जो भी मुद्दा होता है उसमें सिर्फ राइटर का अपना पर्सपेक्टिव होता है, मतलब उसके जो विचार हैं वो क्या इस बारे में सोचता है वही चीज लिखी जाती है, ठीक है, ऑफन विद अ पर्सुएसिव टोन। मैगजीन आर्टिकल क्या होता है, इसमें आपको इंफॉर्मेटिव या फीचर आर्टिकल मिलते हैं मैगजीन के अंदर। इट कुड कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। मैगजीन में आपको ना एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको करंट इवेंट मिलता है और सोशल प्रॉब्लम्स मिलती हैं ज्यादातर। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, स्पोर्ट्स मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगा, कल्चर मिलेगा, इन चीजों पे आपको चीजें देखने को मिलेगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैगजीन आर्टिकल्स होते हैं कैन बी बोथ इंफॉर्मेटिव एंड ओपिनिएटेड, मतलब इंसान का उसमें ओपिनियन भी अपना हो सकता है और इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। आर टिपिकली लेस फॉर्मल देन न्यूज आर्टिकल्स, दिस स्टाइल में ऑल्सो बी मोर एंगेजिंग, एमिंग टू एंटरटेन एज वेल एज इन्फॉर्म। तो जनरली इसका मुद्दा होता है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को इंगेज रखना, और किसी भी चीज को लेकर के इन शुरुआत करते हैं। और ध्यान से इस बार मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा, राइट। अब ये देखो कहते क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। अपॉर्शनिंग blame for calamity after a natural disaster is almost impossible, but Indian cities have often tried to ease this decision and Chennai on December 4 was no exception. कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के बाद किसी आपदा के लिए जिम्मेदारी तय करना लगभग असंभव होता है। फिर से समझाता हूं, वो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के बाद, ठीक है, मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, उसके बाद किसी भी आपदा के लिए कहते हैं कि जिम्मेदारी तय करना, ठीक है, वो क्या होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। आप सोच रहे ये बात है क्या, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि किसी प्राकृतिक आपदा के बाद किसी तरह की अगर कोई कैलेमिटी के लिए अगर हम कोई चीज निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो वो लगभग असंभव होता है। तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट, देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है, सपोज करिए आज की डेट में मान लेते हैं तारीख है 5 तारीख, आज बहुत भयंकर तूफान आता है, बाढ़ आता है, पूरा शहर पानी में डूब जाता है, भगवान न करे ऐसा, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो कहता है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर होगा, क्योंकि फ्लड का आना, आंधी का आना, तूफान का आना एक नेचुरल डिजास्टर होगा। उसके बाद जो भी भविष्य में होने वाला डिजास्टर है या जो भी चीज होने वाली है, ठीक है, उसको लेकर के अभी से किसी भी चीज की क्या कहते हैं उसको तय करना, जो जिम्मेदारी है उसको तय करना वो मुश्किल हो जाएगा अभी से, ठीक है। बाकी मतलब ये इसका कॉन्टेक्स्ट था, अगर आप यहाँ पे समझ पाए होंगे तो। बाकी अगर इन डिटेल और चीजों को जानना है तो मैं वो तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है, वो मेरे से पूछ लेना।
मतलब ये मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि ये ना एक तरीके से चैलेंजिंग होता है टू असाइन ब्लेम आफ्टर ए नेचुरल डिजास्टर बिकॉज दिस इवेंट्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, क्योंकि इन चीजों पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल थोड़ी होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अभी कुछ भी ऐसा हो गया, आने वाले समय में फिर कुछ ऐसा होने वाला है, क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? क्योंकि ये ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये ह्यूमन ऑपरेट कर ही नहीं रहा, ये नेचुरल डिजास्टर है, तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। अब 2013 में जो उत्तराखंड के अंदर इतना भयावह चीजें हुई थी, जहां पर इतने लोग मारे गए थे, कोई रोक पाया उसे? नहीं रोक पाया ना। भगवान ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उस पर आप ये सोचो कि उस पर कुछ भी हम जिम्मेदारी ठोक देंगे, नहीं तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें नहीं आना, तुम्हें इतना नुकसान नहीं करना है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल फोर्सेज होती हैं, चाहे रेनफॉल है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे स्टॉर्म्स है ना। ह्यूमन एक्शंस और इन एक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये हो सकता है कि जैसे इसमें प्रॉब्लम ज्यादा तब आ जाती है जब कोई पुअर अर्बन प्लानिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो अगर ये सारी चीजें करने में आप फेल हो जाते हैं तो आपको नुकसान ज्यादा होता है। जैसे इंडिया को नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है कंपेरेटिवली दूसरे डेवलप्ड कंट्री के, क्योंकि जो दूसरे डेवलप्ड कंट्री हैं इन सारी चीजों से निपटने के लिए पहले से तैयारी करके बैठते हैं, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है, बट इंडिया के पास नहीं होता है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, यही चीजें आपको समझनी है। यही अगर कॉन्टेक्स्ट आप समझ पाए तो उस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे जो आपको पीछे मिले थे, ठीक है। बट इंडियन सिटीज हैव ऑफन ट्राई टू ईज दिस डिसीजन। लेकिन आगे ये चीज कहते हैं कि बट ये जो आपका इंडिया है ना, इन तरह के चीजों से निपटने के लिए, ठीक है, मतलब अक्सर इस निर्णय को आसान बनाने की कोशिश की है ना। और एंड चेन्नई ऑन दिसंबर 4 वाज नो एक्सेप्शन। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं जो 4 दिसंबर को, कह रहा है कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेट ऑन दिसंबर 3 रेन बिगेन टू पमेल चेन्नई एज साइक्लोन मिचंग। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 दिसंबर की देर रात चेन्नई में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जब चक्रवात मिकोंग या मिचंग जो भी बोल लीजिए जल्दी एक सुपर साइक्लोन तूफान में बदलने वाला था, ठीक है। क्योंकि वहां पे बारिश होनी शुरू हुई 3 को, और एक मूसलाधार बारिश थी, बहुत लंबे समय से हो रही थी चेन्नई के अंदर, और जल्दी से ही कह रहा सून टू इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बदल जाना, बढ़ जाना, इनटू अ सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, ठीक है। पार्क्ड इटसेल्फ रफली 100 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सिटी, और जाकर के कहता है कि शहर के लगभग 100 किलोमीटर पूर्व में जाकर के ये जो तूफान था वो ठहर गया। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग मोस्ट एरियाज हैड recorded more than 120 mm of rain with a few recording more than 20 to 50 mm। अब देखो यहाँ ना अगली मॉर्निंग बहुत सारी एरियाज थे जहां पे ये रिकॉर्ड किया गया कि यहाँ पे जो बारिश हुई है 120 मिलीमीटर हुई है। नापा कैसे जाता है, वो जितनी, जैसे कोई बर्तन आपने रख दिया, ठीक है, बारिश हुई तो अब उससे आप नाप सकते हैं कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, और कुछ जगह तो 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश को रिकॉर्ड किया गया। द फिगर्स रिप्रेजेंट अ ब्रेथ टेकिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी डिलीवर्ड इन अ सिंगल डे। और ये जो आंकड़े थे, इस आंकड़े की बात कर रहा है, इस आंकड़ों की बात कर रहा है, ये आंकड़े एक आश्चर्यजनक पानी का जो वॉल्यूम था, इतना मतलब एक दिन में इतनी बारिश हुई, ये कह रहे हैं कि ब्रेथ टेकिंग वॉल्यूम था वाटर का। ये आंकड़े उस चीज को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ऐसा इसके पहले कभी नहीं देखा गया था कि एक सिंगल डे में इतनी बारिश हो जाए। एंड विच तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब तमिलनाडु के जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नेहरू, when he said the city had not received as much as rain in 7 decades। उनका ये कहना था कि 7 दशकों में इतना पानी शहर ने कभी नहीं देखा जितना एक सिंगल डे में देख लिया। बट दैट इज नॉट द फुल स्टोरी। लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है दोस्त। द नरेटिव बिल्ट अराउंड डिजास्टर्स इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेज टू देम एंड प्रोक्लेमेशन दैट एट्रीब्यूट अ सिंगुलैरिटी टू अ नेचुरल कैलेमिटी ऑफन फीड एन अनफेयर लाइन टू रीजनिंग इन विच नेचर शोल्डर्स ऑल द ब्लेम। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। देखो ये एक्चुअली में क्या कहना चाहता है, ये जो आपदाओं है ना, मतलब जो भी डिजास्टर्स आते हैं, जो भी आपदाएं आती हैं, इनके चारों ओर बनाए जाने वाले जो नरेटिव्स होते हैं, मतलब बनाए जाने वाले अगर हम नरेटिव्स की बात करें, जैसे बातें, जैसे कोई भी मान लीजिए इवेंट हो गया, कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो उस इंसिडेंट को लेकर के जो चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, अपने अपने, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, उड़ा, वो गायब हो गया, 25 साल बाद मिला, तो बहुत सारे लोगों के रिसर्च होंगे, बहुत सारे लोगों के अपने नरेटिव्स होंगे, बहुत सारे लोगों की अपनी थ्योरी होगी ना,
उस नरेटिव्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी तरफ जो नरेटिव्स बनाए जाते हैं वो कह रहा है कि जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करती हैं, पहली चीज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो प्राकृतिक आपदाओं को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराने वाले जो मतलब बयान वगैरह होते हैं ना, अक्सर ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं जिसमें प्रकृति को दोषी ठहराया जाता है। मतलब आप इससे खैर कोई फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए बाढ़ आ गई, तूफान आ गया या कुछ भी आ गया, आप ऐसे नरेटिव्स बनाएं, ऐसे थ्योरीज बनाएं जिसको पूरा का पूरा, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा था नरेटिव बिल्ट अराउंड डिजास्टर, तो मतलब कोई भी डिजास्टर होता है उसको लेकर के जो लोगों के नरेटिव्स होते हैं, इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेस टू देम, वो प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एंड प्रोक्लेमेशन दैट एट्रीब्यूट टू सिंगुलैरिटी टू नेचुरल कैलेमिटी ऑफन फीड टू अनफेयर लाइन इन रीजनिंग इन विच नेचर शोल्डर्स ऑल द ब्लेम। और वो ना नेचर के कंधों पे सारी की सारी जिम्मेदारियां, सारे के सारे ब्लेम डालना चाहते हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे एक बात बताइए, हमारे इंडिया में तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो आप क्या करोगे, इस सरकार को दोषी दोगे या बाढ़ को दोष दोगे? सरकार क्या करेगी पता है, वो बाढ़ को दोषी देगा। और क्या भाई, अगर सोच के देखिए, अगर सरकार ने पहले से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा होता, हमारे अगल बगल की जो नालियां बहती हैं उसमें इतना मिट्टी होता है, इतने पॉलिथीन फंस जाते हैं कि जैसे इतना बारिश, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बारिश होता है रोड पे जाम लग जाता है, इतना पानी भर जाता है, नाले का पानी ऊपर बहने लगता है। तो सही मायने में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, ये लोग क्या करते हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं नेचुरल डिजास्टर पे। जिम्मेदारी हमारी भैया, हमने क्या किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है। हमने अगर वनों की कटाई नहीं की होती, अगर क्लाइमेट चेंज जितनी बुरी तरीके से हुआ है अगर वो नहीं हुआ होता, जलवायु परिवर्तन ना हुआ होता, तो ये सब होता नहीं होता। खैर, जस्ट एज द रेन इंटेंसिफाइड ओवर चेन्नई ऑन December 4 मॉर्निंग, द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेट ऑफ पावर इन द सिटी एज अ प्रिकॉशन। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बारिश होती है तो वहां के जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, उन्होंने पावर कट कर दिया सिटी के अंदर। क्यों? प्रिकॉशन के लिए कि यार पानी में बिजली ना उतरे, कोई मरे वरे ना, प्रिज्यूमबली टू प्रिवेंट लूज केबल्स फ्रॉम इलेक्ट्रो कटिंग पेडेस्ट्रियंस इन डर्टी वाटर। क्योंकि होता क्या है कि जब आंधी तूफान आते हैं, दूर दूर मतलब ऊपर ऊपर जो तार होते हैं, तो तार क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, लटक जाते हैं, है ना। तो जब तार वगैरह लूज होकर के लटक जाते हैं, तो जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, क्योंकि पानी है, डर्टी वाटर बोला गया है क्योंकि बारिश का पानी नाले वाले बहने लगते हैं, गंदा हो जाता है, तो उनको शॉर्ट न लगे, ठीक है, बिजली न लगे, उसकी वजह से दैट सच अ प्रिकॉशन वाज रिक्वायर्ड एट ऑल स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट ऑफ द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे की बात करते हैं। अच्छा जी, अब दोस्त यहाँ पे ना एक छोटी सी बात समझना, छोटी नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम लोग बात करते हैं किन चीजों की, देयर आर नो क्विक फिक्सेस और शॉर्टकट्स इन एड्रेसिंग ईयर्स ऑफ इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अच्छा, जानते हो होता क्या है, जो रख रखाव की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, जो सालों साल इनमें जो निवेश को अगर हम एड्रेस करने की बात करें, तो कह रहे हैं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, ऐसे देखो ना, सालों बहुत सारा बजट पास होता है ना, मेंटेनेंस के लिए पास किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको फिक्स करने के लिए किया जाता है, बट स्टिल कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, कोई चीज मेंटेन नहीं की जाती, कोई चीज रिपेयर नहीं की जाती, सारा का सारा वैसे धरा का धरा रह जाता है। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, अगर उसको उसी समय पूरा यूटिलाइज किया जाएगा साल दर साल, तब चीजें बेहतर बन सकती है, अचानक से तो बन नहीं सकती है। सेवरल ट्रीज वर टॉपिड, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना बाढ़ तूफान आएगा तो बहुत सारे जो पेड़ वेड़ होंगे वो क्या होंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। वर वाटर स्टैग्नेटेड ऑन ऑलमोस्ट ऑल रोड्स, पानी पूरे रोड पर भर जाएगा। ओवरहेड केबल्स फ्लू लूज, जो तार हमारे सर के ऊपर ऊपर जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वर चोक्ड विद प्लास्टिक ट्रैश, और जो हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बने होते हैं जहां से पानी पास होने के लिए, हम तो इतना प्लास्टिक उसमें भर देते हैं कि चोक हो जाता है, पानी रोड पर आ जाता है। मेनी ट्रेन पर कैंसिल, ट्रेन कैंसिल कर दिए जाते हैं। एयरपोर्ट हैड टू बी क्लोज्ड, एयरपोर्ट भी बंद कर दिया जाएगा। एंड देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल बीइंग स्ट्रैंडेड एट मेनी लोकेशंस। स्ट्रैंडेड एट मेनी लोकेशंस का मतलब हो गया लोग अलग अलग जगह पर फंस जाते हैं। Yet that 2023 was not 2015 redux to the cities as well as to storms credit। अब कह रहा है कि देखो 2015 में भी जो घटना हुई थी, कह रहा है कि 2023 को इससे तुलना तो नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, द फॉर्मर बिकॉज ऑफ द वार्निंग एंड प्रिपरेशन मोर रेजिलियंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल्स मेमोरीज ऑफ 2015। अच्छा होता क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं ले लेता हूं वो उत्तराखंड में जो केदारनाथ में हुआ था 2013 में, तो 2013 में जो भी हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब 2024 चल रहा है, क्या चीजों को उसी तरीके से रखा गया होगा? नहीं, मतलब वहां पे बहुत सारे स्टैंडर्ड को सेट किया गया होगा, जो बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने के तरीके को बदला गया होगा कि अगर आइंदा से इस तरह का कुछ भी आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें, है ना वो चीज। तो द लेटर बिकॉज इट डम्प्ड लेस वाटर देन 2015 torrent did in a single day. The extent to which climate change boosted cyclone Michang is for attribution science to say, although it would be naive to wait for any verdict other than the warmer seas are feeding stronger cyclone. अब देखो ये साइक्लोन की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा समझना। अब कह रहा है कि जैसे ना ये क्यों हुआ है, पूरी बात पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। टू एक्सटेंड टू विच क्लाइमेट चेंज बूस्टेड साइक्लोन मिचंग। तो एक तो देखो ये जो साइक्लोन यानी ये जो चक्रवात आया था, इसको बूस्ट करने के पीछे यानी इसको बढ़ाने इंटेंसिफाई करने के पीछे एक तो सबसे बड़ा हाथ था क्लाइमेट चेंज, है ना, है ही है। अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। और साथ ही साथ तुम इसको भी समझो, विज्ञान के अनुसार यह चीज कही जाती है जो लिखा है साइंस टू से, ऑल्दो इट वुड बी नेव टू वेट फॉर एनी वर्डिक्ट अदर देन दैट वार्मर सीज। हालांकि जो गर्म समुद्रों के कारण जो बहुत पावरफुल साइक्लोन होता है उसको बढ़ावा मिल रहा है ना, क्योंकि सारी चीजें ना एक साथ, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये चीज हो रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा किसी अन्य, ठीक है, डिसीजन को लेकर के ये ऑथर का मानना है कि अगर आप किसी और वर्डिक्ट को लेकर के, डिसीजन को लेकर के अगर आप वेट कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि एक नेव है, यानी एक भोलापन है आपका, ठीक है। कहता है कि बट द सिटीज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सच स्टॉर्म्स हैज बीन कंप्रोमाइज्ड बाय डिकेड्स ऑफ अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे इनकी औकात दिखाई जा रही है। डिफेंस ऑफ जोनिंग एंड सम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंडिसिप्लिन स्पेशली लिटरिंग। अब देखो यहाँ पे कहता है लेकिन शहर कि इस तरह के तूफानों का सामना करने की क्षमता जो है दशकों से बात हो रही है, डिकेड्स की भैया, 1-2 साल की नहीं। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, इनके जो कंस्ट्रक्शन है अनप्लान्ड है, ठीक है। ये जो जोनिंग है जोनिंग की ये लोग हमेशा से अवहेलना करते हैं, ठीक है। एंड सम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंडिसिप्लिन, और देखा जाए तो जो कुछ प्रकार की जो सार्वजनिक अनुशासनहीनता है, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, अनुशासनहीनता, ठीक है। साथ ही साथ स्पेशली लिटरिंग, और सबसे बड़ी बात करें ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा करकट हम कहीं भी फेंक देते हैं। अपने गली के बाहर देखिए, आप थोड़ी दूर आउटर में चले जाइए, कहीं पे इतना बड़ा कूड़े का टीला पड़ा होगा जो कि मतलब भी नहीं है, वहां पे कूड़ा पड़ क्यों रहा है, वो तो जगह भी नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गई है। अच्छा आगे क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टिंग द रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड ओवरनाइट और इवन बाय अ सिंगल गवर्नमेंट is unreasonable, yet the progress needs to be much faster than it is at present। कह रहे ये उम्मीद करना कि ये जो भी समस्याएं हो रही हैं रातों रात ठीक हो जाए, या एक ही सरकार द्वारा इसको हल कर दिया जाए। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये रातों रात आप ठीक कर लो ओवरनाइट, और अगर आप ये जो एक सिंगल गवर्नमेंट ठीक कर दे, 5 साल की बीजेपी आए, 5 साल की कांग्रेस या कोई भी सरकार आई, आपको लगता है उसमें ठीक हो जाए, तो फिर तो ये मुश्किल है ना। ये रायता दशकों का फैलाया हुआ है, 5 साल में थोड़ी साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब खैर आखिरकार ये कह रहे हैं कि फाइनली इन मिचांग्स वेक चेन्नई कैन स्टार्ट बाय डूइंग समथिंग इट फेल्ड इन 2015 ट्रीटिंग इट्स सैनिटेशन वर्कर्स मोस्टली दलित्स एंड आदिवासीज बेटर। आखिरकार मिचांग के बाद चेन्नई कुछ ऐसा करके शुरुआत कर सकता है जो वह 2015 में करने में असफल रहा, अपने सफाई कर्मचारियों ज्यादातर दलित और आदिवासियों के साथ बेहतर व्यवहार करना, ठीक है। तो भाई देखो ये थोड़ा सा लेंथी तो था, अब मुझे लग रहा है तुम लोग बोर हो गए होगे इसको पढ़ते पढ़ते, लेकिन वही है कि बोर नहीं होना है। रीजन भी ये कि हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा अगर हमें बेहतर बनना है। आज भागे तो जिंदगी भर भागते रहोगे, ठीक है। अब तो कोई चारा भी नहीं है। अब पहले नहीं क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे बताओ तुम्हें पूरी बातें समझ में आ गई?
अगर ये दोबारा बोलेगा कि सर मेरा नाम ले लो, इसे मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, बकवास मत कर। अच्छा यार भाई, मुझे ना, मैं ये सवाल पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन आज रिजल्ट आया तो रिजल्ट के उपलक्ष्य में एक बार और पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी ये हमेशा से सोच रही कि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि टीचर होने का मतलब ही यही है। तो भाई, मैं वैसे देखो, कम समय के अंदर मैं कोशिश यही करता हूँ कि फटाफट सारी चीज़ों को बता दूँ, और मेरा यही ट्राई रहता है कि तुम्हें मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को बताते चलूँ। अच्छा देखो, मैं हर चीज़ को बच्चे की तरह ऐसे नहीं करके बताता चलूंगा ना, तो बहुत लेट हो जाएगा ऐसे ऐसे। फिर भी मैं बताता हर चीज़ हूँ, बट फटाफट फटाफट बता देता हूँ। तो फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मैं ये बार बार तुमको खुल के बोलता हूँ कि तुम मुझे बता दिया करो, है ना। किसी लाइन में या किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई समस्या आ रही है, मुझे तुम्हें बताना हो तो मैं तुम्हें हर एक लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड बता दूं, बट मैं जैसे एक सेंटेंस पढ़ता हूं तो तुम्हें मीनिंग समझा दिया, ठीक है, इस तरीके से बताता हूं क्योंकि उतना ही जरूरी मुझे लगता है। बट तुम अपनी बता देना मुझे, तुम क्या सोचते हो। चलो इसमें आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोगों से कह क्या रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है हमसे कि व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट चेन्नई प्रिपेयर्डनेस फॉर साइक्लोन मिचांग कंपेयर टू द 2015 टॉरेंट। यानी कह रहा है कि जो 2015 के अंदर टॉरेंट आया था उसकी तुलना में जो साइक्लोन मिचांग है, उसके लिए जो चेन्नई की प्रिपरेशन है उसके बारे में आप क्या इन्फ्रेंस है, मतलब आपका क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं, ठीक है। यानी 2015 टॉरेंट की तुलना में साइक्लोन मिचांग की को लेकर के चेन्नई की तैयारी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है आपका। चेन्नई वाज लेस प्रिपेयर्ड फॉर साइक्लोन मिचांग देन फॉर द 2015 टॉरेंट एज evidenced by the extensive damage and power shutdowns। अच्छा दोस्त, एक चीज मैं तुम्हें अगर बताऊं, अगर तुमने ध्यान दिया होगा, हमने जब पैसेज पढ़ा था तो पैसेज में जो लिखा था कि देखो 2015 में जो चीजें इन लोगों ने झेली थी उससे इन्होंने सीखा था और उससे थोड़ी बेहतर इन्होंने तैयारी करी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ये नहीं कह सकते हैं कि चेन्नई वाज लेस प्रिपेयर्ड फॉर साइक्लोन मिचांग देन फॉर द 2015 टॉरेंट, राइट। क्योंकि यार 2015 से 2023 की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 5 3 8 से 9 साल का डिफरेंस आता है। तो और जब हमारे साथ प्रीवियस में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ रहता है तो उससे हम सीख लेते हैं और आगे की अपनी तैयारी करते हैं। तो ये तो गलत है, सीधा सीधा पैसेज में दिया गया था द सिटीज प्रिपेयर्डनेस वाज सिमिलर फॉर बोथ साइक्लोन। यानी जो सिटी की तैयारी थी दोनों ही साइक्लोन के लिए बिल्कुल सिमिलर थी, एज बोथ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज एंड पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स। ऐसा नहीं है, ये 2023 के लिए तैयारियां पहले से काफी बेहतर थी कंपेयर टू 2015, तो बी भी हम नहीं करेंगे। चेन्नई was better prepared for cyclone Michang due to enhanced warnings, improved infrastructure and the collective memory of the 2015 डिजास्टर। ये साफ साफ लिखा था, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो चेन्नई जो है ना इस साइक्लोन मिचांग के लिए पहले से बेहतर तैयारी करके रखा था। रीजन उसके पीछे ये था क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना। पहले से कोई भी तूफान आने वाला होता है तो उसके बारे में वार्निंग दे दी जाती है, तो इनको पहले से वार्निंग्स थे, इस वजह से इन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा था। साथ ही साथ इनके साथ ना 2015 का जो डिजास्टर था उसकी जो एक भयावह मेमोरी थी वो भी थी कि यार हमें दोबारा इस स्थिति में नहीं आना है, हम दोबारा इतना डैमेज और इतनी जान माल की हानि देखने के लिए या सहने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी बेहतर कर रखी थी। दैट्स वाई ये सी करेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने सी किया है वो सही है। बी में क्या दिया था, पैसेज डज नॉट प्रोवाइड सफिशियंट इन्फॉर्मेशन टू कंपेयर चेन्नई प्रिवे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर पढ़ा था और यहाँ पे था, देखिए पढ़िए, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। Was no not to redux the city as well to storms created the former because of the warning and preparation, more resilient civil infrastructure, people's memories of 2015, right। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अनुसार, व्हाट डज द नीड फॉर पावर शटडाउन्स ड्यूरिंग साइक्लोन मिचांग रिवील अबाउट चेन्नई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कह रहे कि चेन्नई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, साइक्लोन मिचांग की अगर हम बात करें उसके दौरान
ये जो पावर शट डाउन किया गया था उसकी क्या जरूरत थी? द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेल मेंटेन्ड एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग नेचुरल डिजास्टर्स विदाउट, ऐसा तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिया गया था। उन्होंने लाइट वाइट तुरंत काट दी थी पैदल चलने, क्योंकि जो ऊपर तार थे वो लूज हो गए थे और पैदल चलने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, तो ये होगा नहीं। द शट डाउन हाईलाइट अ प्रोएक्टिव अप्रोच बाई अथॉरिटीज टू प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट एंड इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। देखो दोस्त, तुम्हें एक बार को यहां कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो शट डाउन उन्होंने बिजली को लेकर के किया था वो इस चीज को हाईलाइट करता है, ये इनका एक प्रोएक्टिव अप्रोच था। मतलब समझना, इनकी पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि यार तूफान आ गया है तो हम शट डाउन कर देते हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा उनका शट डाउन जो है वो हाईलाइट करता है एक ऐसे अप्रोच को जो इसके लिए वो पहले से तैयार थे, सोच के रखे थे, बाय अथॉरिटीज टू प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट्स की संभावित जो एक्सीडेंट्स हैं, यानी जो भविष्य में इसकी वजह से होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रोका जा सके और पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल लग रहा है यार ये हो सकता है। तो लेकिन एक बार सी को पढ़ लें। द नेसेसिटी ऑफ पावर शट डाउन रिफ्लेक्ट्स इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यही तुम लोग गलती करते हो, तुम लोग पैसे ध्यान से नहीं पढ़ते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे सीधे सीधे जवाब दो, ठीक है? तुमने कभी जनरली देखा है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, तुम सर्च करना गूगल पर आज रात में, किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर तुम जनरली देखोगे जब इस तरीके के आंधी तूफान आते हैं बिजली नहीं काटी जाती। पूछो क्यों? क्योंकि हमारी तरह हर देश के अंदर कटिया नहीं फंसाया जाता, तार लूज नहीं होते। मैं यही अपने गली के बाहर जाइए, आप अपने गली के बाहर जाइए, कितनी भी अच्छी कॉलोनी ये बनवा दें, लेकिन आपको यहीं सामने इस गली से लेकर के अंत तक, एंड तक, आपको कम से कम 10 यहाँ पे पिलर देखेंगे, 10 क्या ऐसे सैकड़ों तार देखेंगे जो ऐसे जमीन पे लटके होंगे। एक बार ढंग की आंधी आ जाए, ढंग से भी कम की आंधी आ जाए, तो कम से कम अगले दिन 3-4 बजे तक सिर्फ लोग तार खींचते रहते हैं सीढ़ियां लगा करके। ठीक है, तो आप ये चीज हमसे ना कहिए, ठीक है, कि उनका जो शट डाउन था बिजली को लेकर के वो इस चीज को हाईलाइट करता है, ये इनका प्रोएक्टिव अप्रोच था। ये तो आप इनको इनकरेज कर रहे हैं, इनकी पॉजिटिविटी शो करने लग जा रहे हैं, लेकिन हमने पूरे टाइम इन्हें सिर्फ गालियां दी है पैसेज के अंदर। उस शहर के अंदर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की ना, तो वो बहुत बेटर थी। 2015 के कंपैरिजन में इन्होंने जरूर अच्छा कर रखा था, लेकिन उतनी बेहतर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये चीज थी। अब कहीं पे आंधी आ रहा है और उसके तार जाकर के लूज होके झूलने जा रहे हैं, जमीन पर लटक जा रहे हैं, इसको आप बोलोगे उनकी जो बिजली को लेकर के जो उनका सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा था? नहीं था। तो द नेसेसिटी ऑफ पावर शट डाउन वो रिफ्लेक्ट करता है उनके इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट को, जो उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपेयर और मेंटेनेंस को दर्शाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? पहले बताइए, आपको समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो पूरी ना, उसमें लिखा नहीं था कि जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्लास्टिक चूक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी रोड पर आ जाता है, जमा हो जाता है, बहने लगता है। ठीक है, उनकी तो हर जगह बुराई की गई है। तुम ये कॉन्टेक्स्ट भी देखा करो ना, हम उनके पॉजिटिव साइड की बात करें, नेगेटिव साइड की बात करें, हर जगह नेगेटिव है। पेड़ पौधे गिर गए, कारण क्योंकि भैया तुमने इतनी कटाई कर ली है, इतना उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी, इतना मिट्टी का क्षरण हो चुका है, पेड़ पौधे मजबूत कहां रह जाएंगे? तुम्हें लग रहा है वो मजबूत रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो पहले जब बहुत पेड़ पौधे बहुत घने हुआ करते थे और मिट्टी का क्षरण इतना नहीं हुआ करता था, तो कितना भी आंधी तूफान आता था इतने पेड़ नहीं गिरते थे। आज क्या होता है कि इतनी मिट्टियों की कटाई हो गई है, कोई सपोर्ट नहीं, फटाक से पेड़ गिर जाता है। ठीक है, थोड़ी सी आंधी आई, पेड़ लुढ़क गया। तो यही सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलो खैर, व्हाट वर सम ऑफ द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द साइक्लोन मेंशन्ड इन द पैसेज? इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉपल ट्रीज, वाटर लॉक्ड रोड्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल। लो भैया, पता चल गई औकात यहाँ पे। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन था समझ में आ गया, यही सब चीजें थी ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, वाटर लॉस्ड रोड्स, टॉपल ट्रीज, पेड़ पौधे गिर गए, रोड पर क्या हो गया, पूरा पानी जमा हो गया,
इलेक्ट्रिकल केबल क्या हो गए, लॉस हो गए। अब क्लियर है? ये तो हमारे शहरों की औकात है हमारे इंडिया में। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ अपोसनिंग एज यूज्ड इन द पैसेज? बताओ। इसका मतलब होता है टू गिव या शेयर समथिंग, असाइन करना, लोकेट करना, ठीक है, किसी चीज को असाइन करना, किसी चीज को अलोकेट करना, ठीक है, गिव शेयर समथिंग, ये होता है। ए ऐसे लिख लो ना। मेरे अंदर इंग्लिश बह रही है, तुम बस ले लो जितना लेना है, ठीक है। टू शेयर समथिंग, असाइन करना, ये होता है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये पैसेज में हमें क्या बताता है? ओपिनियन ऑन द सिचुएशन इन चेन्नई फॉलोइंग द साइक्लोन एंड डिस्कसेस ब्रॉडर इश्यूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज एंड जो वहां के वर्कर्स हैं उनके बारे में। और ये एम्फेसाइज करता है यहाँ के प्रोग्रेस और हाईलाइट करता है सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न को। यही बात तो यहाँ पे थी। जब हम सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एडिटोरियल है, सीधे सीधे। देखो तुम ऐसे समझो, रुको जरा चार्जर लगा दो। तुम ऐसे समझो, ये बताओ, हमने इसमें किसी स्टैटिस्टिक्स की बात की, हमने कोई आंकड़ा या कोई सर्वे इसकी बात की, हमने क्या कोई न्यूट्रल टोन का यूज किया है कि इसमें हमने एज इट इज कल कोई, ये रिसेंट की बात तो हो नहीं रही है। देखो 2023 की बात है। जो चीजें रिसेंट इवेंट की होती हैं वो न्यूज में लिखी जाती हैं, तो न्यूज हटा दो, सर्वे भी हटा दो, है ना। सर्वे इसमें हमने कुछ किया नहीं था भैया, ये कोई सर्वे थोड़ी है। बाढ़ आई थी ना यार। अब वहां पे हमें एक चीज पता चल गई, मैगजीन नहीं है ना। हम ये किसी चीज को इंगेज करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सोशल मुद्दे पे, जो आज चेन्नई में हुई है कल कहीं और हो सकती है हमारे देश के अंदर। तो ये एडिटोरियल है। अब देखो आया ना बात समझ में, कैसे आपको पता चला एडिटोरियल है? बस अब इसके बाद मैं कुछ भी तुम लोगों से लगवा दूंगा, तुम आराम से कर लोगे। आज बहुत लेट हो गया क्या? कोई बात नहीं, 2 घंटे हुए हैं, पैसेज भी तो इतना भारी भरकम है। चलो, इसके लिए मैं तुम्हें दे देता हूँ 1.5 मिनट। देखो जिसको जाना है वो चले जाओ, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, मैं पढ़ाता रहूंगा, इसको मैं खत्म करूंगा। शुरू करो। फोन का चार्जर लगा लो। तो हमारे इतने लड़कों ने, हेलो 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 हेलो, एसएससी कैलेंडर भी रिलीज हो गया? क्या हो रहा है? एसएससी करना क्या चाहती है? ये पढ़ो। आंसर बताओ।
चलो भैया, अब देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने इसको सही किया था। अब देखो मैक्सिमम लोग इसको सही कर चुके होंगे। अभी तक आप लोगों का कंफ्यूजन बना हुआ था ना, आज के पहले तक, कि ये न्यूज आइटम है, सर्वे रिपोर्ट है, एडिटोरियल मैगजीन, बट आई थिंक अब बहुत हद तक 90% तक इसको आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज है। तो चलो खैर, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये क्या कहना चाहता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। शुरू करें भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, समझ गया, समझ गया, समझ गया, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, कहता है फ्रॉम एन आफ्टर थॉट इन कॉर्नर ऑफ क्रिकेटिंग वाइल्डरनेस, वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया हैज लीप्ड इनटू मेन स्ट्रीम कॉन्सियसनेस। ठीक है, हम बात करते हैं तो भारत में महिला क्रिकेट, जो कभी क्रिकेट की दुनिया के कोने में एक विचार मात्र था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ना इसको थोड़ा आसान भाषा में समझो कि फ्रॉम एन आफ्टर थॉट इन कॉर्नर ऑफ क्रिकेटिंग वाइल्डरनेस, कहने का मतलब यह है कि कभी जैसे मान लीजिए जब क्रिकेट की बात आती थी, क्या पहले किसी के जहन में भी आता था कि वुमेन क्रिकेट टीम बन सकती है, या फिर बनेगी तो क्या वो खेलेगी, क्या उसको इतनी इंपॉर्टेंस वगैरह मिलेगी? नहीं ना, वो एक साइड में पड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वैल्यू दी जाती थी, पैसे लगाए जाते थे, प्रचार किया जाता था, ब्रॉडकास्टिंग में इतना पैसे झोंके जाते थे, सब कुछ जो इंडियन मेन क्रिकेट टीम है उनके लिए किया जाता था। तो वही बात कह रहे हैं कि फ्रॉम एन आफ्टर थॉट इन द कॉर्नर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड, वुमेन क्रिकेट इन इंडिया हैज लिव्ड इनटू मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस। मतलब भारत में महिला क्रिकेट, जो कभी क्रिकेट की दुनिया में एक कोने में एक विचार मात्रा, अब एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आ गया है। मेन स्ट्रीम में मतलब एक तरीके से मुख्य धारा बन चुकी है ना। कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द कंट्री, साथ ही साथ कह रहा है कि देश की कल्पनाओं को कैप्चरिंग कर रहा है, यानी आकर्षित कर रहा है, मोहित कर रहा है। देयर इज अ बज बिफोर गेम्स एंड टूर्नामेंट। देखिए, गेम्स और टूर्नामेंट्स होने से पहले बहुत बज क्रिएट किया जाता है ना। एंटिसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, देयर आर आइडेंटिफाइबल सुपरस्टार्स एंड फैमिलियर फेसेस इन प्राइम टाइम एंड स्पेस ऑन टीवी। आप देखते होंगे ना, टूर्नामेंट के पहले बहुत लोगों को ना उत्साह होता है, उम्मीदें होती है। ऐसे सुपरस्टार आपको टीवी चैनल के ऊपर दिखेंगे, उनके विज्ञापन आपको दिखेंगे, जाने माने चेहरे आपको दिखेंगे प्राइम टाइम पर आते हुए। जैसे आईपीएल ही देख लो आप, आईपीएल में आपको जितने ऐड दिखेंगे, सुपरस्टार्स दिखेंगे, है ना। और द नेक्स्ट मंथ और सो, जो बोलो जुबा केसरी, ये बहुत आता है। द नेक्स्ट मंथ और सो विल बी द बिजिएस्ट इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। तो कह रहा है कि जो अगला महीना होने वाला है, सो विल बी बिजिएस्ट इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट, इंडियन वुमेन क्रिकेट में बहुत बिजिएस्ट समय होने वाला है। विद देम होस्टिंग इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन क्लच ऑफ मैचेस इंक्लूडिंग टू टेस्ट, रेयरिटी इन इंडियन क्रिकेट टीम। और ये पहली बार होगा ऐसा कि ये जो हमारी इंडियन टीम है, वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम है, वो इंडिया करो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगी, वहां जाकर के खेलेगी, और उनको 2 टेस्ट क्रिकेट खेलने हैं, जो कि कहता है कि रेयरिटी इन इंडियन क्रिकेट टीम। और ये इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन वाले की बात करें, ये बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है उनको टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने को मिले। जनरली ये लोग T20 ही खेलती रह जाती हैं, है ना। द बैक टू बैक टेस्ट वन अ पीस amongst Australia and England are in sync with general liberation of women's cricket from its dark neglected times in the last 2-3 years। अब देखो, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, है ना, तो इस बात को थोड़ा सा आप सभी लोग समझना, ये कहना क्या चाहता है। हमारे यहाँ जो है ये नहीं बोलते कहना क्या चाहता है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ एक एक लगातार टेस्ट मैच पिछले 2-3 सालों में महिला क्रिकेट टीम की अपनी जो एक तरीके से डार्कनेस थी ना, मतलब उससे एक तरीके से उनको मुक्ति मिल रही है ना। क्रिकेट फ्रॉम इट्स डार्क neglected times in the last 2-3 years, it's another 4 days, in another 4 days an intense bidding war is expected in the auction of the women's premier league। और साथ ही साथ आपको कह रहा है ना कि अगले 4 दिनों में जो प्रीमियर लीग होने वाला है, उसमें नीलामी भी आपको होते हुए दिखेगी। WPL लाइक IPL, अब जैसे IPL की तरह एक WPL आता है, has broadened the talent pool, उसमें भी बहुत सारे टैलेंट को मौका दिया जाता है, with players emerging from the cricketing क्या है बैक वाटर्स फ्रॉम रेवा डिस्ट्रिक्ट इन MP एंड वयानाड इन केरला, एंड द ब्रॉडकास्ट राइट मनी फॉर WPL 1 हैज फेस्ड मोर मनी देन
आईपीएल। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आईपीएल की तरह जो डब्ल्यूपीएल है वो भी बहुत सारे जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको मौका देता है। जैसे आप एमपी के जो रीवा जिले से लेकर केरल के वायनाड तक क्रिकेट के जो पिछड़े इलाकों से खिलाड़ी उभर रहे हैं उनको लिया जा रहा है। और डब्ल्यूपीएल जो है कि जो प्रसारण जो उनके ब्रॉडकास्टिंग के पैसे हैं वो आईपीएल से अधिक जो है धन अर्जित करता है। बीसीसीआई कह रहा है, आगे कहता है कि कॉन्ट्रैक्टेड वुमेन क्रिकेटर्स गेट पेड एज मच द मेन। अच्छा, पिछली बार ही हम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी थी, ये जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको जितने मेन क्रिकेटर्स हैं उनकी इतनी उनकी फीस बढ़ा दी गई है। 10 पे पैरिटी, प्राइज मनी, एक्सपोजर, पैक्ड कैलेंडर। अच्छा, उनको सारी चीजें मिल रही, मतलब एक तरीके से इक्वालिटी हो गई है। उनके जो कैलेंडर हैं बिल्कुल पैक्ड हैं भाई, मतलब पूरे टाइम उनको क्रिकेट खेलने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो साल में 6 महीने खेल रही हैं, 6 महीने बैठी हुई हैं। उनको प्राइज मनी भी अच्छी मिल रही है, उनको एक्सपोजर भी खूब मिल रहा है ना, और एक्सेस टू हाई क्लास कोचिंग, उनको हाई क्लास कोचिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जा रही है वुमेन क्रिकेट टीम को। साथ ही साथ बट द पिक्चर स्टिल हैज शेड्स ऑफ ग्रे। लेकिन भाई यहाँ पे देखो कहानी बदल गई। अच्छा देखो यहीं से समझ में आ गया ये क्या है। अगर तुम देखो तो ये एडिटोरियल है, सीधे सीधे समझ में आ गया। अभी तक ये देखो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कि इनको भाई इक्वालिटी दे दी गई है, समानता है, प्राइज मनी को ले लो, बहुत जगह जगह से जो टैलेंट है उनको लेकर के आ रहे हैं, चाहे केरला से बात करें, एमपी के रीवा जिले से बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें बात हो रही थी। और कह रहा है हम प्राइज मनी की बात करें और हाई क्लास कोचिंग की बात करें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की बात करें, सब बढ़िया मिल रहा है। जितने मेन क्रिकेटर को फीस मिलती है उतनी इनकी फीस कर दी गई है। पर कह रहा बट द पिक्चर स्टिल हैज शेड्स ऑफ ग्रे, लेकिन कह रहा दाल में कुछ काला है। अब ये ऐसा कौन कर सकता है? क्या ऐसा न्यूज में होता है क्या? नहीं। ऐसा सर्वे में होता है क्या? नहीं। ऐसा मैगजीन या फिर हम बात कर सकते हैं एडिटोरियल, लेकिन ज्यादा आपको क्या लग रहा है? मैगजीन भी आपको इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन से कुछ ज्यादा लग रहा है, ये किसी के विचार लग रहे हैं, ये सब्जेक्टिव है। समझ रहे हो? देखते हैं क्या कह रहा है। लेकिन तस्वीर कह रहा अभी भी धुंधली है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि for 11 months since the exit of Ramesh Pawar, the Indian team didn't have a permanent head coach with coaches appointed on the interim basis। अब कह रहा है इनके कोच थे जिनका नाम रमेश पवार था, और उनके जाने के बाद, ठीक है, उनके जाने के बाद से 11 महीने तक भारतीय टीम के पास कोई अस्थायी कोच था ही नहीं। मतलब उनके पास कोई परमानेंट हेड कोच नहीं था। सोचो। और कोचों की जो वो नियुक्ति करते हैं वो एंट्रिम बेस पर की जाती थी, ठीक है। A lack of continuity has affected the team's progress। जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूटी के अभाव में टीम के प्रोग्रेस पर इसका प्रभाव पड़ता है। एंड द गल्फ इन क्वालिटी बिटवीन लीडिंग टीम्स लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया स्टिल रिमेन्स। और कहता है कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जो बेहतर टीम है उनकी क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में जाहिर सी बात, और इंडिया की जो टीम है उसमें अंतर बना हुआ है, ठीक है। Encountering the top 2 teams in coming days thus would throw a reality check on how far Indian women's cricket has traveled and how much further still needs to go to be considered। कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो तो टीमें हैं जिनको ये सामना करने जा रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, इससे पता चलेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम कितने पानी में है, ठीक है, और अभी इनको कितना आगे जाने की जरूरत है। द बोर्ड कुड ऑल्सो स्प्रेड द गेम to different corners of the country instead of squeezing all games in Mumbai and Navi Mumbai। Women's cricket must also discover its T Natarajans and MS Dhonis। अच्छा, कह रहा बोर्ड मुंबई और नवी मुंबई में सभी खेलों को सीमित करने के बजाय खेल को देश के विभिन्न कोनों में भी फैलाया जा सकता है, खेला जा सकता है। और साथ ही साथ वुमेन्स क्रिकेट मस्ट ऑल्सो डिस्कवर इट्स टी नटराजन एंड MS धोनीज। और कह रहा महिला क्रिकेट को अपने टी नटराजन और MS धोनी को भी खोजना होगा। यहाँ पे मतलब रेफरेंस दिया जा रहा है, जैसे महिला क्रिकेट टीम का विराट कोहली कौन है, महिला क्रिकेट टीम का MS धोनी कौन है, ठीक है। इट मस्ट इमर्ज फ्रॉम द लॉन्ग शैडो कास्ट बाय मेंस क्रिकेट एंड बिकम अ ब्रांड ऑफ इट्स ओन। कह रहा है कि इसे पुरुष क्रिकेट की लंबी छाया से उभरना होगा और अपना खुद का ब्रांड बनना होगा। अब देखो पूरा का पूरा पढ़ लिया, थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी जल्दी में पढ़ा है चीजों को, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इतना स्लो पढ़ने की जरूरत तो है नहीं इसको। कह रहा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब दोस्त ये बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है, पहले तुम मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर अपनी तरफ से बताऊंगा।
सोच के बताओ ना, सोच के बताओ, हड़बड़ी में मत बताओ, क्योंकि ऐसी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती हैं। सी 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 सी, एक बच्चा बी भी बोल रहा है इसमें। देखो, एक लड़के ने बस बी बोला है और बाकी जितने बच्चे सी, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें ना, जब भी मैं तुम्हें टाइम देता हूँ किसी चीज के लिए, मुझे पक्का पता होता है कि तुम लोग वहां पे गुड़ गोबर करने वाले हो, ये 100% होता है। देखो जैसे इसमें तुम लोगों ने गुड़ गोबर किया बिना सोचे समझे, ठीक है। पता नहीं तुम लोग पढ़ते कैसे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब तुमने पैसेज पढ़ा था, भैया ये बताओ पैसेज की शुरुआत कैसे हुई थी? तुम लोग निर्बुद्धि हो क्या बे? यहां से ही बात हुई थी ना, क्रिकेट जो था, महिला क्रिकेट टीम की बात करें, जो कभी एक कोने में एक ठंडे बस्ते में पड़ा रहता था, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम में आ चुका है, ये बात हुई। इसके एक देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हुई, साथ ही साथ यहाँ पे भी बात हो रही कि अगर हम टूर्नामेंट या गेम्स के पहले करें, बहुत ही उत्साह रहता है, उम्मीदें रहती हैं, बड़े बड़े सितारे होते हैं। साथ में WPL है, IPL की तरह विमेन प्रीमियर लीग होगा, उसमें भी कह रहा है कि टैलेंट को तराशा जा रहा है, छोटे छोटे जिले से टैलेंट को ढूंढा जा रहा है, उसमें भी अच्छी खासी बोली लगती है, नीलामी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात हो रही है कि जो मेन क्रिकेट को जितना पैसा दिया जाता है उनको पे किया जा रहा है। साथ में हम प्राइस मनी की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, हर चीज में उनकी समानता है, उनके कैलेंडर पैक्ड होते हैं, ठीक है भैया। ये सारी चीजें देखा जाए, पहले विमेन क्रिकेट टीम क्या थी, आज की विमेन क्रिकेट टीम क्या है, पहले उनको कितना एक्सपोजर पैसा मिलता था, आज कितना मिलता है उनको, इस चीज को देखा जाए तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक टोन है। बेवकूफों, बात कर रहे हो। पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की, सच एज इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, पे पैरिटी एंड द एडवेंट ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग, व्हाइल इट पॉइंट्स आउट एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट सच एज कोचिंग कंटिन्यूटी एंड स्प्रेडिंग द गेम ज्योग्राफिकली। पहले इंडिया में खेलते थे, वो भी खेलने को नहीं मिलता था, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टूर कर रही हैं। और तुमको क्या लगता है, हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट की, इंडिफरेंट मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऑप्टिमिस्टिक है बे, तुम लोग छोटी छोटी चीजों में आकर के लटक जाते हो। मैं बात ऑप्टिमिस्टिक की कर रहा हूं, तुम बात कर रहे हो इंडिफरेंट की। इंडिफरेंट मतलब हिंदी में उदासीन बोलते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये तुम एग्जाम में करके आओगे। अरे उनके पास कोच ही तो नहीं है, एंट्रीम बेसिस पे चल रहा है, हो जाएगा परमानेंट यार, ढूंढ रहे होंगे। इसकी पॉजिटिविटी तो देखो जो शुरू से हम बात कर रहे हैं, समझे? पहले बताओ। आगे देखो, what does the passage suggest about the evolution of women's cricket in India? What does the passage suggest about the evolution of women? भारत में जो वुमेन्स क्रिकेट के डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है? वुमेन्स क्रिकेट हैज रिमेन्ड ओवरशैडोड बाय मेंस क्रिकेट without any significant progress. Women's cricket has become a distinct brand emerging from its previously neglected status. Women's cricket has surpassed men's cricket in popularity. देखो ये तो साफ साफ गलत है। हम अभी हमें भी देखो दूर दूर तक पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेंस की क्रिकेट में पॉपुलैरिटी है और जो फिनेंशियल सक्सेस है उस पर उन्होंने सरपास कर दिया है, गलत है। द प्रोग्रेस इन वुमेन्स क्रिकेट इज लिमिटेड टू अ फ्यू स्पेसिफिक रीजंस इन इंडिया, ये भी देखो गलत है ना। वुमेन्स क्रिकेट हैज रिमेन्ड ओवरशैडोड बाय मेंस क्रिकेट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि इनका कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुआ, बहुत प्रोग्रेस हुआ है, पैसा दिया जा रहा है, कैलेंडर इनके पैक्ड है, विदेशों की दौरा किया जा रहा है ना, पूरे टाइम इनको खेलने को दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा वुमेन्स क्रिकेट हैज बिकम अ डिस्टिंक्ट ब्रांड इमर्जिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियसली निग्लेक्टेड स्टेटस। समझ गए? अब ये मतलब मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, जो पहले कोने में ठंडे बस्ते में पड़ी रहती थी, अब मेन स्ट्रीम में आ गई हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स क्रिकेट टीम इन इंडिया। अब कह रहा पैसेज के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, जितने भी तथ्य हैं उसमें से कौन सा हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड, जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है वुमेन्स इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट टीम के ग्रोथ को।
hosting international matches against teams like England and Australia, the establishment of the Women's Premier League WPL and its financial success, the introduction of pay parity between male and female cricketers, the exclusive focus on urban areas for the development of women's cricket. ठीक है, तो हमारा क्या है? The exclusive focus on urban areas for the development of women's cricket. D. हाँ सही है. In the passage, the term lift in relation to between cricket in India is used. लिफ्ट जो यूज हमने किया था वो किसके लिए किया था पता है? बताओ बताओ बताओ. ये जो वर्ड हमने लिफ्ट यूज किया था, लिफ्ट लिफ्ट, ठीक है ठीक है. लिफ्ट का मतलब क्या होता है? बी होता है. सोड शायद नहीं, सोड ही होता है. इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया यूज. लिफ्ट का मतलब, क्योंकि देखो जो वुमेन्स क्रिकेट इंडिया के अंदर है, अब उसमें रैपिड राइज आया है, मतलब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? रैपिड राइज. ठीक है, ये चीज. तो रैपिड राइज इन वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? शोर हो जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? क्रॉल मतलब होता है स्लो, रेंगना जिसको कहते हैं, स्लो मूवमेंट, है ना. लंज मतलब क्या होता है? फॉल होता है, ड्रॉप होता है, ये लिख लो. लड़खड़ाना जिसे हम लोग कहते हैं, वो चीज होता है. ठीक है. हम्म. अगला, आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज. ये तुम लोगों ने सही किया था. अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं. दैट इज एडिटोरियल. ठीक है. और एडिटोरियल क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? डिस्कस करता है प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, ऑफरिंग बोथ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, दोनों की बात हो रही है. हाईलाइट करता है अचीवमेंट सच एज पे पैरिटी एंड द राइज ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग, बट ऑल्सो पॉइंट आउट चैलेंजेस लाइक द लैक ऑफ परमानेंट हेड कोच. तो ये सारी चीजें कहाँ हो सकती हैं? एडिटोरियल में ही तो होती है. ठीक है, दोनों चीजों को लेकर के बात हो रही है. प्रोज एंड कॉन्स, पकड़ आया बात. ठीक है, ये हुई ना मर्दों वाली बात. चल, 1 मिनट का टाइम देता हूं तुम लोगों को, शुरू करो. टाइम हो रहा है 11:23. अभी क्या टाइम है? अब नहीं पढ़े तो कब पढ़े? चार्जर कहाँ गया? सबसे दुख की बात ये होती है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए फोन की. अरे जिन बच्चों को जाना है चले जाओ, बाद में देख लेना. जिनको देखना है वो देखते रहो. चलो, आंसर बताओ.
ये सोच समझ के बताना, ये वाला क्वेश्चन। न्यूज आइटम होगा, सर्वे रिपोर्ट होगा, एडिटोरियल होगा, मैगजीन आर्टिकल होगा। चलो देखते हैं अब तुमने कितना सही किया कितना गलत किया, फटाक से पढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये कहता क्या है हम लोगों से कि द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट ओनली ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर स्पेशली व्हेन द पर्सन इज एंगेज्ड इन विगोरस एक्टिविटी। कह रहा मानव शरीर जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, कि केवल एक छोटी सी जो सीमा है, एक मतलब देखो भाई, अगर आपको हम तापमान दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होगी जहां तक आप सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद जलन होने लगी या इंसान जल जाएगा, है ना। स्पेशली व्हेन द पर्सन इज एंगेज्ड इन विगोरस एक्टिविटी। लेकिन ये कह रहा है वो खासकर जब व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें, जैसे मान लो आप वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो जब आप वर्कआउट करते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो ये विगोरस एक्टिविटी में आती हैं, और उस समय आपकी बॉडी जो है कुछ हद तक, ठीक है, उसका एक अपना लिमिट है, एक रेंज है जहां तक वो टेम्परेचर पर टॉलरेट कर सकती है। हीट रिएक्शंस यूजुअली अकर व्हेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड और सॉल्ट आर लॉस्ट थ्रू एक्सरसाइज, स्वेटिंग, फॉलोइंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। तो कह रहा है कि जो ये हीट रिएक्शन होते हैं आमतौर पर तब होता है जब इंसान बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करता है, मतलब एक तरीके से बहुत इंटेंस, माफ करिएगा, इंटेंस एक्सरसाइज करता है, और जब उसके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा होता है तब। व्हेन द बॉडी बिकम्स ओवरहीटेड एंड कांट एलिमिनेट दिस एक्सेस हीट, हीट एग्जॉस्शन एंड हीट स्ट्रोक आर पॉसिबल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और अपने आपकी बॉडी जब इस टेम्परेचर को नहीं झेल पाती है, तो आपको थकावट होती है, और हो सकता है आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। हीट एग्जॉशन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय क्लैमी स्किन, फटीग, नॉजिया, डिजीनेस, प्रोफ्यूज perspiration and sometimes fainting resulting from an inadequate intake of water, the loss of fluids। कहता है ये जो हम बात करते हैं हीट एग्जॉशन की, ये आमतौर पर तब होता है, मतलब आमतौर पर जैसे आपकी त्वचा बहुत चिपचिपी हो, थकान हो, आपको उल्टी आती हो, जैसे नौजिया, मतलब क्या होता है जब वो आता है ना, ओ का मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उबकाई वगैरह आती है, वो चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, और कभी कभी बेहोश इंसान हो जाता है। पानी का ये इंसान के अंदर जब मात्रा अपर्याप्त रहता है, और उसके परिणाम स्वरूप ये चीजें होती हैं जब इंसान पानी कम पीता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इंक्लूड्स हैविंग द विक्टिम लाई डाउन। सबसे मतलब अगर इस तरह का कोई भी इंसान के साथ होता है तो सबसे पहले आप ये करें, जो ट्रीटमेंट है उसको लिटा दें, रेजिंग द फीट 8 to 12 इंचेस, और उसके पैर को 8 से 12 इंच तक ऊपर कर दें। अप्लाइंग कूल वेट क्लॉथ टू द स्किन, और उसके बॉडी को ठंडे कपड़े से ढक दें। एंड गिविंग द विक्टिम सिप्स ऑफ सॉल्ट वाटर, उसे सॉल्ट वाटर चम्मच से पिलाएं, 1 टीस्पून पर ग्लास, हाफ अ ग्लास एवरी 15 मिनट ओवर अ 1 hour पीरियड। हीट स्ट्रोक इज मच मोर सीरियस, इट इज एन इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। हीट स्ट्रोक बहुत ही कह रहा है गंभीर जो है होता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है, इसमें इंसान की जान भी कभी कभी तुरंत चली जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट स्ट्रोक आर हाई बॉडी टेम्परेचर विच में रीच 106 डिग्री फॉरेन और मोर। इसमें देखो इतना हो जाता है, जैसे कभी 106 फॉरेनहाइट किसी को बुखार हो गया तो शरीर जलने नहीं लगता, ऐसे पकड़ लो तो आप हाथ नहीं रख सकते हैं उसके बॉडी पे, इतना ज्यादा हीट हो जाता है। और रैपिड पल्स, आपकी पल्स जो होता है, दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगती हैं, हॉट ड्राई स्किन हो जाती है, एंड ब्लॉक्ड स्वेटिंग मैकेनिज्म। विक्टिम ऑफ दिस कंडीशन में बी अनकॉन्सियस, बेहोश भी हो सकता है। एंड फर्स्ट एड मेजर्स शुड बी डायरेक्टेड एट क्विकली कूलिंग द बॉडी। तो सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि उसके बॉडी को कूल करने की कोशिश करना चाहिए। द विक्टिम शुड बी प्लेस्ड इन अ टब ऑफ कोल्ड वाटर और रिपीटेडली स्पॉन्ज्ड विद कूल वाटर। या तो आप उसके ठंडे पानी के टब में आप उसे बैठा दें, या फिर रिपीटेडली उसको ठंडे स्पॉन्ज से, जो सूखता नहीं आता है, दबता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे पोंछते रहें उसे।
or her temperature is sufficiently lowered. Fans or air conditioners will also help with the cooling process. फैन और एयर कंडीशनर भी इसमें काम करता है कूलिंग प्रोसेस को लेकर के. केयर शुड बी टेकन हाउएवर नॉट टू ओवर चिल द विक्टिम वंस द टेम्परेचर इज बिलो. ठीक है. अब लेकिन ये भी कह रहा है हालांकि जब तापमान 102 फ़ारेनहाइट से कम होने पर जो विक्टिम होता है उसे ज्यादा ठंडे करने का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठंडा न करने का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. मतलब अगर इतना हो जाए तो फिर ये नहीं कि उसको बर्फ में न लिटा दो, काफी है, फिर आराम से पंखे वंखे में उसको रखो. तो ये देखो सब लोगों ने पढ़ लिया. ठीक है. अब देखते हैं आप लोगों ने इसमें कितना सही किया कितना गलत किया. पहला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न ऑफ अ पर्सन टेंडिंग टू अ विक्टिम ऑफ हीट स्ट्रोक शुड बी टू गेट सॉल्ट इनटू द विक्टिम्स बॉडी, रेज द विक्टिम्स फीट. क्या पढ़ा था? हम तो यहीं रुक जाते हैं, इससे आगे जाने का कोई मन हो नहीं रहा है. लोअर द विक्टिम्स पल्स या लोअर द विक्टिम्स टेम्परेचर, ये बहुत वो है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. इसका आंसर बताओ. इसमें सब लोग गलत करोगे, मुझे ये बात पता है, क्योंकि तुम लोगों को मैं जानता हूं ना. तुम लोगों को मैं जानता नहीं हूं, तुम लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम लोग कहां पे आकर के अटकने वाले हो, और यहां पे तुम लोग आके अटकने वाले हो, ये बात मुझे पता है. क्या बता रहे हो? रेखा बता रही है सी होगा. नहीं नहीं, ये पुराना था क्या? 11 बज के कितना मिनट हो रहा है? 33 मिनट, 32 मिनट पे. ए डी डी ए, या तो ए या तो डी, यही होगा. देखो पूछा क्या है, द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न ऑफ अ पर्सन टेंडिंग टू अ विक्टिम ऑफ हीट स्ट्रोक शुड बी लोअर द विक्टिम टेम्परेचर. सबसे पहले उस विक्टिम के टेम्परेचर को कम करने की सोचना चाहिए आपको. ठीक है. क्योंकि जो हीट स्ट्रोक होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है. जो प्राइमरी गोल होना चाहिए टू रैपिडली कूल द बॉडी टू प्रिवेंट सीवियर डैमेज और डेथ. तो उसकी बॉडी को इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके कूल करने की कोशिश करना चाहिए. तो डी जितने लोगों ने करा है सही है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ एग्जॉशन? अनकॉन्शियसनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हॉट ड्राई स्किन, अ वीक पल्स. कह रहे कि सिम्टम फॉलोइंग ऑफ अ सिम्टम, क्या लक्षण है बताओ. हम लोगों ने पढ़ा था. देखो देखो, तुम ना कंफ्यूज मत होना, ऐसा ये भी दिया था, लेकिन वो कह रहा है कि इसके सिम्टम्स बताओ. इसका मेन जो होता है ना प्राइमरी सिम्टम क्या होता है, वो हो गया कि इंसान यार ना, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई तो बेहोश भी हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है. बट इसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है. इसमें जो पसीना है ना वो खूब निकलता है. अब जैसे ये जो ऑप्शन में तुम लोगों को कंफ्यूजन कहां पे आई होगी, तो तुम लोगों ने देखा होगा सर इसमें तो अगर हम पैसेज को पढ़ते हैं तो पैसेज में तो सब कुछ दिया गया है. तुम यही सोच रहे होगे इसमें इंसान बेहोश भी हो जाता है, इसकी स्किन भी ड्राई हो जाती है उसकी, लेकिन पल्सेस वीक नहीं दी थी, पल्सेस बढ़ जाती हैं. तो तुम लोगों को यहाँ पे ये दिक्कत नहीं रही होगी इस वाले के अंदर की ये करना है. ठीक है. बाकी ये 3 चीजों में तुम्हें कंफ्यूजन रहा होगा, और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर जो तीसरा वाला है वो होगा. लेकिन तुम पैसेज को पढ़ो. प्रोफ्यूज स्वेटिंग इज द की सिम्टम्स. हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सिम्टम्स की, उसके की सिम्टम्स की, उसके मुख्य लक्षण. वो हॉट ड्राई नहीं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है. क्योंकि तुम ऐसे समझो ना बाबा, तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी तब जाकर के स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग हो जाएगी तब ड्राई होगी. तुम सोच के देखो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लो, जो भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी थी जिसमें थोड़ा भूसा भरा है उसको लगा के बताओ. किसी की स्किन अगर बहुत ड्राई होगी इसका मतलब अब उसके बॉडी के अंदर पानी नहीं है, क्योंकि जो पानी था वो स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू निकल चुका है, सॉल्ट निकल चुका है. अब स्किन ड्राई होगी. तुम क्या कह रहे हो, पहले ड्राई स्किन कर दो बाद में स्वेटिंग हो जाएगी. पहले ड्राई कर देगा तो स्वेटिंग क्यों होगी बेवकूफ. बुद्धि गए मार अकल गए हरी, कहां तक कचपच करी. हीट स्ट्रोक इज अ मोर सीरियस देन हीट एग्जॉशन बिकॉज हीट स्ट्रोक विक्टिम्स डोंट स्वेट, हैव नो सॉल्ट इन देयर बॉडी, can't take in water, have frequent fainting spells. Don't sweat.
हीट स्ट्रोक इज मोर सीरियस देन हीट एग्जॉशन बिकॉज हीट स्ट्रोक विक्टिम्स डोंट स्वेट। ठीक है, ए 44 symptoms such as nausea and dizziness in a heat exhaustion victim indicates that the person most likely needs to be immediately taken to a hospital, be given more salt water, be immersed in a tub of water, sweat more। क्या पढ़ाया गया था, क्या बताया गया था कि अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है जहां उसको उबकाई आती है, नौजिया आती है, उल्टी जैसा, और उसको चक्कर वक्कर आता है हीट एग्जॉशन के अंदर, तो विक्टिम जो होता है इसको तुरंत क्या जरूरत है, हॉस्पिटल की तो हमने बात ही नहीं की थी, है ना। हमने कहा था वो नमक पानी पिलाने को लेकर के, है ना, बी मोर सॉल्ट वाटर। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज, बताओ। यार 11:37 हो गए, मैसेज करने में थोड़ा टाइम तो देखो लगता है। ना ना नहीं, हाँ हाँ, अब अबे मार दूंगा हथौड़ी, सर फट जाएगा, समझा बेवकूफ, सोचा तो करो। अच्छा एक बात बताओ, हम मान लेते हैं एक हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम ये समझो ना, अगर तुम इस बात को ध्यान से पढ़ो, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हीट रिलेटेड कंडीशन को लेकर, हीट रिलेटेड कंडीशन को लेकर के हम डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हीट रिलेटेड कंडीशन को लेकर के, उनके सिम्टम्स को लेकर के, उसके फर्स्ट एड मेजर्स को लेकर के, यही चीज है ना। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं मैगजीन आर्टिकल के। यहाँ पे जो रीडर्स है वो सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना चाहता है कि भैया किसी को हीट स्ट्रोक आता है या हीट एग्जॉशन आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये मैगजीन आर्टिकल है, दिस इज मैगजीन आर्टिकल।